नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 की गणित की क्लास में आज आपका फिर स्वागत है। बच्चों, प्रश्नावली 2.2 के हमने 1 से 10 तक के सवाल हैं वो पीछे के 2 वीडियो में पढ़ लिए हैं। आशा है आप सभी ने वो सवाल अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और अपनी कॉपी में कर भी लिए होंगे। प्रश्नावली 2.2 के शेष 6 क्वेश्चन आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न है, बाईचुंग के पिता उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे किससे यानी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। यानी बाईचुंग है, उनके पिताजी की आयु है दादाजी से 26 वर्ष कम, यानी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो अब इनकी आयु हमें अलग अलग ज्ञात करनी है। तो मान लिया दादाजी की आयु है वो x वर्ष है। अब पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो जो दादाजी की आयु है उसमें से हम 26 वर्ष को कम कर देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो ये आ गई पिताजी की आयु। और अब बाईचुंग है, उससे उसके पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं, तो बड़े पिताजी हैं तो छोटे हो गए बाईचुंग, यानी पिताजी की आयु से भी बाईचुंग है वो 29 वर्ष छोटे हैं। तो ये पिताजी की आयु है और बाईचुंग अपने पिताजी से 29 वर्ष छोटे हैं, तो इनको और माइनस कर देंगे। यहाँ प्लस नहीं करना है क्योंकि पिताजी बड़े हैं नहीं कि बाईचुंग है वो 29 वर्ष छोटे हैं। अब देखें, इनकी ये हो गई वर्तमान आयु। वर्तमान आयु हमने ये मान ली, माना दादाजी की वर्तमान आयु x वर्ष, पिताजी की वर्तमान आयु x - 26 और बाईचुंग की वर्तमान आयु x - 26 - 29। इनका योग करेंगे हम तो x माइनस हो जाएगा 55। अब इन तीनों की आयु का योग हमारे पास दिया हुआ है 135 वर्ष। तो अब हम इनकी सहायता से समीकरण बनाते हैं प्रश्नानुसार। इन तीनों की वर्तमान आयु है उसको जोड़ लेते हैं और बराबर में 135 रख देंगे। तो यहाँ सबसे पहले दादाजी की आयु x, पिताजी की x - 26 और प्लस बाईचुंग की x - 55 और बराबर 135। अब x वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ देंगे तो 3x हो गए, और ये 26 भी माइनस है और 55 भी माइनस है। इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, 6 और 5 11, असल की 1 है, 5 और 1 6, 6 और 2 8 है, बराबर 135। अब कर देंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करने से -81 है वो दूसरे पक्ष में चला जाएगा और प्लस का हो जाएगा। 3x बराबर है 135 प्लस 81। और अब x बराबर है, इनको जोड़ देंगे, 5 और 1 6, 8 और 3 11, असल की 1 है, 1 और 1 2, और ये बटा में हो जाएंगे 3। तो अब यहाँ 216 में 3 का भाग देंगे तो 7 21 और 3 दूनी 6, 72 वर्ष। ये आ गई x की वैल्यू, और x से हमने माना था दादाजी की आयु। तो अतः है दादाजी की आयु होगी, यहाँ लिख देना वर्तमान आयु पूछी है, तो दादाजी की वर्तमान आयु होगी बराबर है 72 वर्ष। और अब पिताजी हैं वो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो यहाँ लिख देंगे पिताजी की आयु होगी, दादाजी की 72 है और पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो माइनस कर देंगे 26 बराबर है 12 में से 6 निकालेंगे 6 बचेगा, और 6 में से 2 निकालेंगे 4 यानी 46 वर्ष। और अब आ जाएगी बाईचुंग की
बाईचुंग की वर्तमान आयु। अब ये दादाजी से हैं 55 वर्ष, यानी 26 वर्ष पिताजी से 29 वर्ष और छोटे हैं, इसलिए टोटल है यहाँ हो गया 55 वर्ष छोटे। तो 72 में से 55 हम घटा देंगे, 12 में से 5 निकालेंगे 7 बचेगा, और यहाँ 6 बच गए, 6 में से 5 निकालेंगे 1, यानी बाईचुंग की उम्र हो गई 17 वर्ष। दादाजी की आयु 72 वर्ष, पिताजी की 46 और बाईचुंग की 17 वर्ष। तो इस तरह से इन तीनों की वर्तमान आयु आ गई। ये आपका आंसर। अब उत्तर की जांच करने के लिए आप इन तीनों को जोड़ लीजिए। अगर 135 आता है तो आपका जो निकाला गया उत्तर है वो सही है, वरना गलत है। 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 के 5 असल की 1, 1 1 2, 2 और 4 6, 6 और 7 13, यानी 135 आ रही है। तो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें वर्तमान आयु है उसकी ज्ञात करनी है। तो माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है और 15 वर्ष बाद उसकी आयु होगी। वर्तमान आयु है उसमें हम 15 और जोड़ देंगे, तो 15 वर्ष बाद उसकी आयु होगी x + 15। अब ये जो x + 15 है वो उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाती है। तो चलिए समीकरण बनाते हैं। एक तरफ लिखेंगे वर्तमान आयु और दूसरी तरफ लिख देंगे x + 15। अब इन दोनों को हमें बराबर करना है। ये वर्तमान आयु है और ये 15 वर्ष बाद की आयु है। तो प्रश्न में बताया गया है कि 15 वर्ष की बाद की जो आयु है वो वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो अब इनको बराबर करने के लिए जो वर्तमान आयु है उसको हम 4 से गुणा कर देंगे, तो ये 4x हो जाएगी। अगर 4 से गुणा इसको कर देंगे तो ये 16 गुना हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। बराबर करने के लिए जो 4 गुनी है उसको दोबारा गुणा नहीं करना है, जो 4 गुनी नहीं है उसको गुणा करके इसे बराबर करना है। अब देखिए पक्षांतरण कर लेते हैं। प्रश्न बड़े इजी है, थोड़े से समझने की आवश्यकता है। 4x माइनस x, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये धनात्मक था, दूसरे पक्ष में आते ही ऋणात्मक हो जाएगा। बराबर है 15। 4x में से 1x घटा देंगे, 3x बचेगा। बराबर है 15 और 3 का भी पक्षांतरण कर देंगे 15, और ये दूसरे पक्ष में आते ही बटा में हो जाएगा। यहाँ गुणा हो रहा है x के साथ में। 15 में 3 का भाग देंगे 5 आएगा। तो x हमने क्या माना था? रवि की वर्तमान आयु। तो अतः है रवि की वर्तमान आयु होगी बराबर है 5 वर्ष। यह आपका आंसर। उत्तर की जांच के लिए इसको 4 से गुणा कर दीजिए, तो 5 चौके 20 आ गया। अब यहाँ देखिए 15 वर्ष बाद में क्या आयु मानी गई थी? x की वैल्यू हमारे पास आई 15 और 5, और 5 में 15 और जोड़ेंगे 20, और इसको 4 से गुणा कर रहे हैं 5, तो भी 20 आ रही है। यहाँ भी आप x की वैल्यू रख के देख सकते हैं, 5 चौके 20 और x की वैल्यू 5 + 15, यानी दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब आपका समीकरण है वो सही है, आंसर भी सही है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, एक प्रमेय संख्या को 5/2 से गुणा करें, 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? प्रमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो माना वह प्रमेय संख्या x है, यानी जो लास्ट में पूछी गई है उसी को हमें मानना है। प्रमेय संख्या पूछी गई है तो प्रमेय संख्या को हमने मान लिया x।
अब जो प्रश्न में दिया गया है वो हमें लिख देंगे। संख्या को, तो संख्या मानी x को 5/2 से गुणा करने पर, तो x को 5/2 से गुणा करने पर 5/2 गुणा x, और x से गुणा करेंगे तो आएगा 5x/2। अब कह रहा है कि 5/2 से गुणा करने पर करके उसमें 2/3 जोड़ने हैं, तो गुणा करने पर हमारे पास आया 5/2, 5x/2, तो 5x/2 में 2/3 जोड़ने पर यह 5x/2 और इसमें हमने जोड़ दिया 2/3। अब इसको यहाँ सरल कर लीजिए। 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त लेंगे, 6 आएगा। 6 को नीचे लिख दिया, 6 में 2 का भाग दिया 3 है, और 3 को हम करेंगे 5x से गुणा, तो ये आ जाएगा 5×3 15x प्लस 3 का भाग 6 में देंगे 2 आएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 15x प्लस 4/6, ये हमारे पास आ गया। अब ये बराबर है किसके? -7/12 के। बताया गया है कि इसमें उस प्रमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना है, 2/3 जोड़ने हैं, तो हमारे पास प्राप्त क्या हुआ? -7/15। तो इसकी सहायता से हम समीकरण बनाते हैं प्रश्नानुसार। एक पक्ष में लिख देंगे 15x प्लस 4/6 और बराबर प्राप्त होता है 7/12, यानी ये और ये दोनों बराबर हैं। अब इनको कर देंगे वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर 12 है वो 15x और 4 से गुणा हो जाएगा, और 6 है वो -7 से गुणा हो जाएगा। सबसे पहले गुणा करते हैं 12 से। 15x प्लस 4 एक बार इस तरह से लिख लीजिए आप, 6 गुणा -7। अब ये 12 है वो 15x से भी गुणा होगा और 4 से भी गुणा होगा। 12 को 15x से गुणा कर देना है, 12 गुणा 15x प्लस 12 चौके 48 बराबर 7 छिके 42, ये प्लस और ये माइनस के 42। अब कर देंगे पक्षांतरण। तो केवल x को इधर रख लेंगे, बाकी का पक्षांतरण कर देंगे। ये 48 है वो प्लस का है, दूसरे पक्ष में जाते ही माइनस का हो जाएगा, और ये यहाँ दोनों संख्याएं गुणा में है तो उस तरफ जाकर के भाग में हो जाएंगी। तो x बराबर -42 और ये 48 है वो भी माइनस के हो जाएंगे, और बट्टा में 12 गुणा 15। x है 15 के साथ में x गुणा हो रहा था, इसको हमने बाएं पक्ष में रख लिया, बाकी का हमने पक्षांतरण कर दिया। अब देखिए इनका -42 और -48 दोनों माइनस की हैं, तो निशान माइनस का आ जाएगा, संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। 42 और 48 को जोड़ेंगे 90 होगा, और बटा में 12 × 15, 15 छक्कू 90, माइनस के 6 आ जाएंगे, और 6 कम 6 यह आया -6/12। अब इसमें चलिए यहाँ लिख लीजिए -6/12। अब 6 एकम है 6 और 6 दूनी 12, हमारे पास आंसर आ गया -1/2। ये उत्तर आ गया। अब उत्तर की जांच के लिए आप इसमें यहाँ 15 गुणा -1/2 प्लस 4/6, और ये 6 इसके नीचे भी है। यहाँ देखिए -15/6 दूनी 12 और प्लस 2/3। यहाँ हमारे पास लघुत्तम आ जाएगा 12, और ये हो जाएगा -15 प्लस 4 दूनी 8 है। 15 में से 8 घटा देंगे तो माइनस के 7 बचेंगे, और नीचे आ गया 12। तो यही उत्तर आ रहा था बराबर में -7/12। तो इस तरह से आप उत्तर की जांच भी यहाँ कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। वीडियो को पॉज करके आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है
लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3, 3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपये है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, यह हमें ज्ञात करना है। हमें नोटों की संख्या ज्ञात करनी है और नोटों का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 2:3:5। तो इस अनुपात के ही हम अक्ष अक्ष जोड़ देंगे। माना उसके पास 100 रुपये के नोट हैं, 2 अक्ष, यानी 100 रुपये के नोट का क्रमशः दिया गया है। तो पहले 100 रुपये का था, फिर 50 और 10, तो यानी 100 रुपये वाले नोट का अनुपात है 2 और 50 रुपये वाले नोट का अनुपात है 3 और 10 रुपये वाले नोट का अनुपात है 5। तो 100 रुपये वाले नोट हो गए 2 अक्ष और 50 रुपये वाले नोट मान लिए हमने 3 अक्ष और 10 रुपये वाले नोट मान लिए हमने 5 अक्ष। अब ये तो हो गए नोट। अब इनकी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे कि 2 अक्ष नोट हैं, उनका कुल मूल्य कितना हुआ। तो इन नोटों से उसके पास कितना धन हुआ वो हमें ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 100 रुपये वाले नोटों से कितना मूल्य हुआ, उसके पास में कितना धन हुआ। तो नोटों की संख्या हमारे पास है 2 अक्ष है और एक नोट का मूल्य होता है 100 रुपये, यानी एक नोट की वैल्यू 100 रुपये है। तो 2 अक्ष नोटों को हम 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200 अक्ष रुपये। यह हो गए 100 रुपये के नोटों का धन। इसी तरह से 50 रुपये वाले नोटों से कितना धन होगा। नोटों की संख्या है 3 अक्ष और एक नोट की वैल्यू है 50 रुपये, तो कुल हो गया 150 अक्ष रुपये। इसी तरह से 10 रुपये वाले नोटों से, नोटों की संख्या 10 रुपये वालों की है 5 अक्ष और एक नोट की वैल्यू होती है 10 रुपये। तो 5 अक्ष को 10 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 50 अक्ष रुपये। अब ये हो गया टोटल रुपये। इनका हम कुल धन कितना हो गया 200 और 150 350 और 50 जोड़ देंगे 400 अक्ष रुपये। और वास्तव में उसके पास कुल कितना धन है 4 लाख रुपए। तो यहाँ हमारे पास ये धन आया है और वास्तव में धन है वो 4 लाख रुपए। तो अब हम समीकरण का निर्माण कर लेंगे। 400 अक्ष बराबर ये 400 अक्ष रुपये है वो 4 लाख रुपए के बराबर है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है। अब इनका कर देंगे हम पक्षांतरण। तो अक्ष बराबर है 4 लाख बटे 400। ये 400 से 400 कैंसिल हो जाएंगे और 400 एकम 400 और 1 के आ जाएंगे 3 जीरो। तो यानी अक्ष की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1000। अब वास्तव में जो नोट थे 100 रुपये वाले नोट हमने माने 2 अक्ष, तो यहाँ नीचे लिख देंगे अतः है 100 रुपये वाले नोटों की कुल संख्या होगी 2 अक्ष हमने मानी थी। अक्ष की वैल्यू हमारे पास आ गई 1000 और 1000 को हम गुणा कर देंगे 2 से, तो आ गया 2000। 2000 ये नोट है, यानी 100 रुपये के उसके पास में कितने नोट होंगे 2000। इसी तरह से हम 50 रुपये वाले नोट भी ज्ञात कर लेंगे। ये लाइन आपको जो कि तो ऐसे कैसे रख लेनी है, मैं यहाँ डैश डैश कर देता हूँ। 50 रुपये वाले नोटों की संख्या हमने मानी थी 3 अक्ष और अक्ष की वैल्यू हमारे पास आई 1000। तो यहाँ 3 को 1000 से गुणा कर देंगे 3000 नोट। इसी तरह से 10 रुपये वाले नोटों की संख्या होगी। 10 रुपये वाले नोटों को हमने माना था 5 अक्ष। 5 अक्ष बराबर 5 गुणा 1000 बराबर 5000।
तो यानी 100 रुपये वाले नोट आ गए 2000, 50 वाले आ गए 3000 और 10 रुपये वाले आ गए 5000 नोट। तो ये अलग अलग नोटों की संख्या आ गई। ये आपका आंसर है। उत्तर की जांच के लिए आपको ये 2000 के नोट थे 100 के, इनको हम 100 से गुणा कर देंगे तो इनका कुल धन हो जाएगा 2 लाख रुपए। इसी तरह से 50-50 के नोट हमारे पास आए 3000 और 3000 को हम 50 से गुणा कर देंगे, 5 3 15 और इसके आ जाएंगी 4 0 और 5000 के थे 10 नोट, तो 5000 को हम कर देंगे 10 से गुणा, तो ये आ जाएगा 50,000 और इनका योग हम जब करेंगे तो आ जाएगा 4 लाख। तो यानी हमारा उत्तर है वो सही है। वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल है वो हल करने में आपको काफ़ी लंबा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15वां प्रश्न है, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। कुल मेरे पास सिक्के 160 हैं, तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। ठीक है, पहले वाले प्रश्न की तरह ही है। इसमें थोड़ा सा सिक्कों की उसमें नोटों का अनुपात दे रखा था और इसमें हमें वह अनुपात है वो हमें ज्ञात करना है। तो माना यहाँ देखिए 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तो 5 रुपये वाले सिक्कों से है, तो सबसे पहले हम 5 रुपये के सिक्के मान लेते हैं अक्स। फिर 2 रुपये वाले हैं वो 5 रुपये वाले सिक्कों से 3 गुना है, तो 2 रुपये के सिक्के होंगे 3 गुना है, तो अक्स का 3 गुना 3 अक्स हो गया। अब कुल मेरे पास 160 सिक्के हैं, तो 5 रुपये और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या जोड़ करके हम 160 में से घटा देंगे, वो 1 रुपये के सिक्के हो जाएंगे। कुल सिक्के 160 है और 3 अक्स और 1 अक्स है, इनको जोड़ करके इसमें से घटा देंगे तो आ जाएंगे 160 माइनस 4 अक्स, ये 1 रुपये के सिक्के होंगे। अब इन सिक्कों से मेरे पास में कितना मूल्य प्राप्त हुआ, कितना धन हुआ, वो हम ज्ञात कर लेंगे अलग अलग इनको गुणा करके सिक्कों की संख्या से। 5 रुपये वाले सिक्कों से सिक्कों की संख्या थी अक्स और एक सिक्के की वैल्यू है 5 रुपये, तो 5 अक्स रुपये हो जाएंगे। इसी तरह से 2 रुपये वाले सिक्कों से कितना धन होगा, 2 रुपये के सिक्के हैं मेरे पास 3 अक्स और एक सिक्के की वैल्यू होती है 2 रुपये। 3 अक्स को 2 से गुणा करेंगे तो 6 अक्स रुपये। इसी तरह से 1 रुपये वाले सिक्कों से मेरे पास है धन होगा, सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4 अक्स है और इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 160 माइनस 4 अक्स। अब वास्तव में मेरे पास कितना धन है, 300 रुपये है। तो यानी हम इस धन का योग करेंगे और बराबर में 300 रख देंगे। तो चलिए समीकरण बनाते हैं प्रश्न द्वारा। मेरे पास इन सिक्कों की मदद से ये धन आया 5 अक्स रुपये प्लस 6 अक्स रुपये प्लस 160 माइनस 4 अक्स, और ये वास्तव में कितना धन है, 300 रुपये है। तो बराबर में रख देंगे 300। अब अक्स वाली संख्याओं को एक साथ में जोड़ देंगे। 5 अक्स और 6 अक्स ये तो है प्लस की संख्या है, तो 11 हुई। 11 में से हम 4 को कम कर देंगे तो बचेगा 7 अक्स और ये 160 है, जो का त्यों रख देंगे बराबर में 300। अब कर देंगे पक्षांतरण, तो 160 का हम पक्षांतरण कर देंगे 7 अक्स बराबर 300 माइनस 160। 7 अक्स बराबर 300 में से 160 घटाएंगे तो बचेगा 140 और बटा में ये 7 अक्स के साथ में गुणा था, दूसरे पक्ष में जाते ही भाग में हो जाएगा। तो 140 में हम 7 का भाग देंगे तो आएगा 20। तो अक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। अब देखिए जो सिक्कों की संख्या हमने मानी थी
5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमने मानी थी अक्स, तो जो 5 रुपए के सिक्के हैं उनकी वैल्यू हमारे पास आ गई 20। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आता है 5 रुपए के सिक्के होंगे बराबर 20, क्योंकि x ही माना था हमने और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20, तो 5 रुपए के सिक्के हो गए 20। इसी तरह से 2 रुपए के सिक्के, तो 2 रुपए के सिक्के थे 3x, x की वैल्यू है 20, तो 20 को 3 से गुणा कर देंगे 60 सिक्के। अब 160 सिक्के थे टोटल, इनमें से 20 और 60 को जोड़ देंगे, 80 सिक्के घटा देंगे तो बचेंगे, 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 सिक्के बचेंगे। 5 रुपए के सिक्के होंगे 20, 2 रुपए के सिक्के 60 और 1 रुपए के 80 सिक्के। ये आंसर। उत्तर की जांच जिस तरह से मैंने पिछले भी सवाल में बताई थी उसी तरह से जो x की वैल्यू है उसको यहाँ रख करके आप ज्ञात कर लीजिए। 5 रुपए के 20 सिक्के हैं तो इनकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 100 रुपये, और 2 रुपए के 60 हैं तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 120 रुपये, और 1-1 रुपए के 80 सिक्के हैं तो 80 रुपये ये हो गए। इनको जोड़ देंगे 0, 10 की बिंदु, असल की 1 और 1 2 और 1 असल की 3, 300 आ गए। तो आपका आंसर है वो सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। 16वां प्रश्न है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये, तो विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये है तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक प्रतियोगिता करवाई, निबंध प्रतियोगिता, उसमें 63 प्रतिभागियों ने भाग लिया और जो उसे प्रतियोगिता में विजेता होगा उसको 100 रुपये मिलेंगे और अन्य जिन्होंने भी भाग लिया उनको प्रत्येक को 25-25 रुपये नगद पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो अब हमें केवल विजेताओं की संख्या ज्ञात करने के, उस 63 में से विजेता कितने थे। तो माना, यानी जो हमें ज्ञात करना है उसी को अक्ष मान लेना है। माना विजेताओं की संख्या अक्ष है, अब अक्ष विजेता है तो टोटल 63 है, 63 में से विजेताओं को घटा देंगे तो बाकी के प्रतिभागी बच जाएंगे। तो 63 में से हम अक्ष को घटा देंगे। अब देखिए विजेताओं को कितनी राशि दी गई, क्योंकि एक विजेता को 100 रुपये दे रहे हैं तो हमने विजेताओं की संख्या मानी है अक्ष, तो 100 को अक्ष से गुणा कर देंगे 100 अक्ष रुपये, और अन्य जो प्रतिभागी हैं उनकी संख्या है 63 माइनस अक्ष, और प्रत्येक प्रतिभागी को दिए जा रहे हैं 25 रुपये, तो इस संख्या को हम कर देंगे 25 से गुणा। अब ये 25 है वो इस 63 से भी गुणा होगा, 25 को 63 से गुणा करेंगे तो आएगा 1575, और इस माइनस अक्ष से गुणा करेंगे 25 को तो आएगा -25। तो ये राशि हमने पूरी वितरित की। अब वास्तव में जो राशि बांटी गई वो कितनी है, 3000 रुपये है। तो चलिए हम समीकरण बनाते हैं। यानी हमने अक्ष मान करके जो राशि वितरित की है वह राशि और 3000 रुपये की राशि दोनों बराबर है। तो एक तरफ हम इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं और बराबर में 3000 रख देंगे। तो 100 अक्ष विजेताओं को हमने दिए 100 अक्ष रुपये, और जो अन्य प्रतिभागी थे उनको हमने दिए 1575 और माइनस 25 अक्ष, और बराबर में कुल राशि हमारे पास थी 3000 रुपये। अब कर देंगे पक्षांतरण। ये 25 है उस 100 में से माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे 75 अक्ष बराबर 3000 और ये 1575 दूसरे पक्ष में जाकर के माइनस हो जाएंगे। अब अक्ष बराबर सबसे पहले 3000 में से ये 1575 घटा देंगे तो बचेगा 1425, और ये 75 इस तरफ है गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाते ही भाग में हो जाएगा। अब 1425 में हम 75 का भाग देंगे तो आएगा 75 एकम 75 है। 142 में से 75 को हम घटाएंगे
67 और इसके साथ में लगा देंगे हमें 5। अब 75 को 9 से अगर हम गुणा करते हैं तो आएगा हमारे पास 675। देखिए 9 पंजे 45, असल की 4 और 9 सत्ता 63, 63 और 4 675। तो यानी हमारे पास है अक्स की वैल्यू आ जाएगी 19 और 19 हमने क्या माना था, विजेताओं की संख्या, और पूछी क्या गई है, विजेताओं की संख्या ही पूछी गई है। अतः है यहाँ लिख देंगे निबंध प्रतियोगिता में, निबंध प्रतियोगिता में विजेताओं की संख्या होगी बराबर है 19। यह आपका आंसर। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज हमारी प्रश्नावली 2.2 है वो कंप्लीट हो गई है। प्रत्येक सवाल मैंने आपको करके बताया है। इनको आप कॉपी में बार बार करते रहें। आशा करता हूँ आपको ये सारे सवाल हैं वो समझ में आ गए होंगे। आज का वीडियो कुछ लंबा जरूर हो गया क्योंकि इसमें 6 प्रश्न थे। बाकी के 2 वीडियो थे उनमें प्रश्नों की संख्या 5-5 थी, इसमें 6 प्रश्न हैं। लेकिन आपको अच्छी प्रकार से इनको समझना है और करना है। वीडियो को अपने अन्य जो भी साथी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में अगली प्रश्नावली के सवाल लेकर के। थैंक यू।